सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में आज फिर प्रेशर एक्सटेंड करता हुआ गया। लगातार तीसरा सत्र जबकि भारतीय बाजारों में बिकवाली थी और जो बिकवाली एक्सटेंड हुई आज वो सेकंड हाफ में हुई। स्पेशली निफ्टी बैंक जो कि अपने हाई से करीब करीब 1600 अंकों के आसपास की गिरावट दिखा चुका है। और जो मेजर प्रेशर मार्केट्स में आज रहे वो पीएसयू बैंकिंग की साइड से आया। खासतौर से जितने मिड कैप पीएसयू बैंक्स हाल में चले थे उन सब में ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग थी। एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक जो कि कल प्रेशर में था आज थोड़ा सा रिबाउंड दिखा के फ्लैट रहा। लेकिन आज प्रेशर आया आईसीआईसी बैंक से जो कि मेजर ड्रैगर था प्राइवेट बैंक्स में। इसके अलावा रिलायंस आज थोड़ा सपोर्टिव था। मतलब बहुत सेल ऑफ नहीं था वहां पर। लेकिन आज आईटी में प्रेशर था, इसको लीड कर रहा था टीसीएस एक टाइम पर। फिर कुछ हद तक सपोर्ट था टेक महिंद्रा का जहाँ पे खरीदारी थी, इन्फोसिस का जहाँ पे खरीदारी थी। लेकिन मेजर प्रेशर था मेटल से, ऑटो से, बैंक्स में, स्पेशली पीएसयू बैंक से। यहाँ से कुछ हद तक दबाव था। रियल स्टेट जो कि दबाव में कामकाज कर रहा था। और पीएसयू स्टॉक्स के अंदर भी बिकवाली थी सिलेक्टिव, क्योंकि वो ओएफएस की खबर आई एसजेवीएन की। और ओएफएस में क्योंकि बड़ा डिस्काउंट आया 69 के आसपास के दाम पर वो ओएफएस लेकर आए, जिसका एक इम्पैक्ट वहाँ देखने को मिला। और उसके चलते एक भारी बिकवाली एसजेवीएन के स्टॉक में भी देखने को मिली। करीब 11-12% का डिक्लाइन स्टॉक दिखा रहा था। लाइक वाइज स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी। तो ब्लॉक डील का इम्पैक्ट, वो ग्लेनमार्क में खबर आई अपने कारोबार बेचने को लेके, आज शाम को अनाउंसमेंट आ सकती है, इस तरह के न्यूज फ्लोज के बीच में वहां पे खरीदारी थी। सेलेक्टिव एशियन पेंट जैसे स्टॉक लास्ट आवर में थोड़ा बहुत चले। आईटी में से टीसीएस भी थोड़ा बहुत रिबाउंड हुआ, लेकिन इन्फोज में न्यूज फ्लोज था तो न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट था। तो आज मेजरली सपोर्ट मार्केट को आता अदानी समूह के सिलेक्टिव स्टॉक से। इसमें अदानी पोर्ट तेजी में था, अदानी ट्रांस में तेजी थी एक समय पर, अदानी पावर में अच्छी खासी खरीदारी थी आज। और अदानी विल्मर मोलेस फ्लैट बंद हुआ। टेक महिंद्रा में खरीदारी थी, डॉक्टर रेड्डीज में तेजी थी, एशियन पेंट्स आज फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे था। भारतीय एयरटेल कल की बिकवाली के बाद आज 1% के आसपास की बढ़त के साथ कहीं जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। थोड़ी बहुत खरीदारी इन स्टॉक्स के अंदर मेजरली मूव करते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन आज एक वो लिस्टिंग हुई, जो वाटेक वबाक की पीयर है उसकी लिस्टिंग हुई। और बहुत ज्यादा नहीं, 25-26% के प्रीमियम के आसपास वहां पर एक अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा। सो ईएमएस लिमिटेड की, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला मोर लेस। और बाकी एक ब्लॉक भी हुई थी सुबह आज ईएमआईएल के अंदर, करीब 2-2.5% के आसपास की इक्विटी एक्सचेंज हुई थी। जिसके बाद वहां पर शुरुआत में 150 रुपए के आसपास के लेवल्स देखने को मिले थे। लेकिन मेजर आज जो एक्सीडेंट था वो तो एसजेवीएन ही था, जिसका इम्पैक्ट ना केवल एसजेवीएन में बल्कि तमाम पीएसयू कंपनीज में या फिर एनएसपीसीएस स्टॉक्स के अंदर भी आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। क्योंकि जहां जहां पर गवर्नमेंट की होल्डिंग 75% से ऊपर है, वहां एक बार को प्रोबेबिलिटी बन गई कि शायद उन स्टॉक्स के अंदर थोड़ा बहुत सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरा वो कैनेडियन पेंशन फंड जहाँ पे होल्डिंग रखता है वहां पर भी थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। तो उन स्टॉक्स के ऊपर भी आपको नजर बना के रखनी होगी। लेकिन कल के सीवियर डैमेज के बाद एचडीएफसी बैंक आज मोरलेस फ्लैट फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। एक समय में तो इनफैक्ट हरे निशान में आ गया था। तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत फ्लैटिश टोन पे ही वहां पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में आज एम&एम का नाम था, आईसीआईसी बैंक, सिप्ला, एसबीआई, ये कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पे बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों पर भी। सबसे पहला सवाल शिवांग जी का है कि अभी मार्केट में क्या करना चाहिए सर? रेस्ट लेना चाहिए, लार्ज कैप में पैसा डालना चाहिए, जहाँ प्रॉफिट है वहाँ बुक कर लेना चाहिए? सीधी सी बात है। मतलब जिन मिड कैप स्मॉल कैप में बढ़िया पैसा बन रहा है, मल्टी बाय अप्लाई हो चुके हैं, जैसे कि डिफेंस, जैसे कि पीएसयूज, जैसे कि रेलवेज, जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव आया है, हाँ आपको प्रॉफिट होगा, ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ले लीजिएगा। और जहां पर लार्ज कैप में वैल्यू है, बीट रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इवन टीसीएस, यूपीएल, इस तरह के कुछ नाम जहां पर करेक्शन है वहां पर आप देख सकते हो, एंटर कर सकते हो। और कंपेरेटिवली बेटर सिचुएशन में है वो। और अगर आप नहीं कुछ ले सकते हो तो शांति से रहो, अभी कुछ मतलब बेटर हो, आराम से आप टाइम दीजिए मार्केट को थोड़ा सा। क्योंकि फ्रॉथ तो बहुत ज्यादा है, वो थोड़ा कूल ऑफ होगी ही होगी। और जानकार मान रहे हैं कि शायद 19,375, 19,300, 19,400 इन जोन्स के आसपास कहीं जाके थोड़ी बहुत फ्रॉथ निकलनी चाहिए मार्केट में। क्योंकि मिड कैप में करेक्शन बहुत टाइम से ड्यू है और वो ट्रिगर पॉइंट मिल गया उसको, तो उसके आधार पर बिकवाली हो रही है। सो थोड़ा सा तो राइट साइज होने की जरूरत है मार्केट को, तो राइट साइज होने दीजिए। ऐसी तो कोई दिक्कत अभी मार्केट में लग नहीं दिया सब ना, स्ट्रक्चर वाइज तो। अ, जिग्नेश जी का सवाल है सिरका पेंट्स एंड प्रकाश पाइप में फ्रेश बाय करने के लिए। जिग्नेश जी, सिरका पेंट से बेटर तो आप एशियन पेंट ही देख लो, ज्यादा अच्छा लगा। वो आता है आपको, टिकट साइज बड़ा दिखेगा, 3200 रुपये का भाव है। लेकिन पेंट में स्टोरी तो ठीक है, अभी एंटर किया सकता है मिड कैप में भी और लार्ज कैप में भी। बारिंग ग्रासिम की एंट्री, ऐसा तो कोई थ्रेट है नहीं किसी भी पेंट कंपनी के।
लेकिन आज तो पूरा ही चला था, बर्जर भी तेजी में था, एशियन भी तेजी में था। तो थोड़ा थोड़ा तो आप एंटर कर सकते हो उसमें, बट एक थीम रहेगी फेस्टिवल, आप अगर इसको सिरका को ढूंढ रहे हो तो। लेकिन इसमें ये थीम्स वही रखना, आप फेस्टिवल के हिसाब से ही एंटर करना, और फेस्टिवल की थोड़ी पैसे मिल जाना, निकल भी जाना। और बाकी प्रकाश पाइप तो ऑलरेडी बहुत चला है, इसको तो अभी अवॉइड ही करो, ज़्यादा बेटर है। पाइप में तो आपके यहाँ वो एक उसकी अहमदाबाद की कंपनी थी, क्या नाम था उसका, रिसेंट आईपीओ आया था, वो भी बहुत चला। तो पाइप के लिए तो थोड़ा फिर भी एक बार को अवॉइड कर सकते हो कुछ नाम। लेकिन हाँ, पेंट में एक बार को देख सकते हो सिरका को कुछ दिनों के लिए। थैंक यू घोष साहब, थैंक यू। शुड वी इन्वेस्ट और लिस्टिंग गेन्स अगेन इन स्टॉक मार्केट, इफ सो देन व्हाट विल बी द पार्ट ऑफ व्यू फॉर पिकिंग द स्टॉक स्मॉल कैप? देखिए सर, पहली चीज, अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए कोई स्टॉक पिक किया है, से फॉर एग्जाम्पल, अब लिस्टिंग गेन ही, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं रिसेंटली जिनमें मूव आपको मिलेगा, लिस्टिंग गेन से ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन और स्टोरी भी बिल्डअप हो रही होगी। जैसे कि मैं आज ही कंपनी को देख रहा था, इसका आईपीओ होने वाला है, 20 तारीख को रादर खुला है, वो रियल स्टेट वाली कंपनी। सर इन टोटल वो कंपनी लॉस मेकिंग है पिछले 4 क्वार्टर से। 4,000 करोड़ या 2,000 करोड़ रुपए के आसपास का डेट है, और मार्केट कैप मिल रही है उसको 5200 करोड़ रुपए की। ये कंपनी हुई रिसेंट आईपीओ जिसका होटल का बंद हुआ, वहां पर भी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, एबिटा पॉजिटिव है, टर्न अराउंड स्टोरी की बात है, 2700 करोड़ रुपए की मार्केट कैप मिलेगी, 3600 करोड़ का डेट है। जुपिटर लाइफ, ये सब वो नाम है जो कि हाल में जिनके आईपीओ हैं, 80-85 के मल्टीपल पर ट्रेड हो। सो कुछ के वैल्यूएशन महंगे हैं, कुछ के डेट हायर साइड पर हैं, कुछ के प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, लॉस मेकिंग है। बीटा पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा रखा है, लेकिन नेट प्रॉफिट में लॉस है बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट। सो बहुत कुछ ऑन द टेबल दिखता नहीं है जिसमें आप एंटर करो। तो अगर कहीं भी लिस्टिंग की ना, तो आप निकल, पहली बात पैसा बनना ऑन द टेबल, मनी से अच्छा अकाउंट में मनी हो, ज्यादा बेटर है। सो अगर पैसा बन गया है तो आप निकल जाओ। अब निकल के कहाँ जाओ, निकल के जाने के लिए आपके दो चॉइसेस हो सकते हैं। इधर आप किसी डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक में जा सकते हो, जो कि आपको रेगुलर डिविडेंड पे करता रहता है, आपको प्रॉफिट से प्रॉफिट जनरेट होता है। या आपके कोई ऐसी वैल्यू बाय जो लार्ज कैप में आपको दिख जाए, जिसको आप एक बार को तवज्जो दे सकते हो। मिसाल तौर पे कोई बड़ा स्टॉक, कोटक जैसे अब नीचे है इस समय, या एक समय पे एक्सिस बैंक नीचे था, या टीसीएस था कुछ दिन पहले, वो 3,000 3200 3300 की रेंज में। सो ऐसे किसी क्वालिटी लार्ज कैप को आप उस प्रॉफिटेबल अमाउंट से खरीद सकते हो, जो प्रॉफिट आप, तो एटलीस्ट वो भी सेफ हो गया है किसी एक बड़े एसेट के, एचडीएफसी बैंक से for example। तो इस तरह के एसेट के साथ आप उसमें पार्क कर सकते हो अपने पैसे को, ताकि वो फ्री का पैसा या जो प्रॉफिट का पैसा है वो भी किसी अच्छे एसेट के साथ बिल्डअप रहे। सो इस वे में आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो, और एक अच्छा पैसा ही बना सकते हो, और फिर कैपिटल से कुछ और इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ये एक वे हो सकता है। बाकी डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक हो सकते हैं, बॉन्ड्स में आप डाल सकते हो अगर आपको लगता है, या फिर म्यूचुअल फंड में डाल दो, आपको कुछ नहीं समझ में आता, ईटीएफ ले लो। तो ऑप्शन तो बहुत है, लेकिन आप किस तरीके से उसको कैपिटलाइज करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू दास साहब, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ब्रिटानिया के केस में दास साहब देखो, इंडिया में जो कन्फेक्शनरी मार्केट है, लिस्टेड कन्फेक्शनरी मार्केट है, वैसे तो ये मेजरली नॉन ब्रांडेड प्लेयर्स की मार्केट है, यानी कि जो ज्यादातर अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनकी मार्केट है। लेकिन ऑर्गेनाइज प्लेयर्स में दो बड़े प्लेयर हैं, एक तो ब्रिटानिया और पार्ले। तो ब्रिटानिया के पास 38% मार्केट शेयर है इसमें, और 42% करीब मार्केट शेयर ओन करता है पार्ले। लार्जेस्ट प्लेयर इज पार्ले, 38 और 32, सॉरी 38% है पार्ले के पास और 32 है ब्रिटानिया के पास। तो करीब करीब दोनों मिला के 70% मार्केट डोमिनेट करते हैं। बची हुई मार्केट के अंदर आते हैं बाकी प्लेयर्स में, पतंजलि भी आता है, मिसेस बेक्टर भी आता है, और बाकी बिस्किट कंपनीज भी आती है। सो लिस्टेड में सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो है ब्रिटानिया, क्योंकि 32% मार्केट शेयर डोमिनेट करता है। आईटीसी का भी इसमें मार्केट शेयर है शायद 16% या 7-8%, सनफीस के थ्रू वो भी मार्केट शेयर ओन करता है। सो मेजरली तो ब्रिटानिया ही इज द हाईएस्ट पेडिग्री, 100 साल पुरानी कंपनी है इंडिया, मतलब ये एक्चुअल में तो कोलकाता बेस्ड कंपनी है, ब्रिटिश ने शुरू किया था। वो 10,000 रुपए या कुछ 300-400 रुपए शुरू हुई कंपनी, इतने सालों तक पहुंच गई। तो इस तरह की स्टोरी तो उसमें है ही, बट अभी ये इट्स ओन्ड बाय बढ़िया ग्रुप। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है मैनेजमेंट की, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट प्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज है, बढ़िया डिविडेंड पे ऑफ करती है, डेट फ्री कंपनी है। सो ऐसा कुछ है नहीं इसमें आप इसे ना होल्ड करो। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है और नेस्ले की कैटेगरी का स्टॉक है, क्योंकि ना केवल ये कन्फेक्शनरी में है, बल्कि बेकरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ ये मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर भी। सो
अच्छी कंपनी अगर आपके पास है तो आप आराम से होल्ड कर सकते हो, और कहीं नीचे मिल जाए तो आराम से ऐड भी कर सकते हो। रादर SIP बेस्ड स्टॉक भी है, तो ऐसी इसमें कोई ट्रबल नहीं है। ये बहुत स्लो मूविंग स्टॉक और क्वालिटी कंपनी, तो डिविडेंड पे ऑफ है अच्छे। अकॉर्डिंगली आप अपने पोर्टफोलियो का कोर हिस्सा बना सकते हो उसे। Okay, long-term investor stock like ITC, Exide, and TCS are most of doubled. Do I need to book partial profit? My investments are since 2017-18, waiting for bonus. Family says, where's my profit? तो समीर जी देखो, फैमिली सेज बेस से प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कि फैमिली ने कितना टाइम फ्रेम आपने उनको मेंशन किया था। अगर आपने उनको मेंशन नहीं किया था कि ये 3 साल में वो प्रॉफिट दे दोगे, तो दिखाई दो प्रॉफिट, सर ये लो जी प्रॉफिट। और दूसरी चीज, अगर आप ये मान रहे हो कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा ऑलरेडी डबल है, तो अगर आप हाफ कैपिटल निकाल भी लोगे तो भी पैसा तो आपके पास फ्री है ही, वन पार्ट। बट क्योंकि आपके एक साइड को छोड़ दो और TCS और ITC दोनों को छोड़ दो, तीनों का जो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। TCS द लार्जेस्ट IT कंपनी, ITC इज द लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर, प्लस एक वन ऑफ द मेजर FMCG कंपनी, लार्जेस्ट एग्री कंपनी एज वेल, और एक्साइड के केस में बैटरी की मेजर है। सो है तो तीनों मेजर ही, तो क्वालिटी वाइज तो तीनों में कोई इशू नहीं है, बट प्रॉफिट इज क्रूशियल। तो या तो एक का प्रॉफिट निकाल लो, या 50% प्रॉफिट निकाल लो, या 25% प्रॉफिट निकाल लो, तो प्रॉफिट भी आ गया आपके हाथ में, और एग्जिस्टिंग होल्डिंग को आप होल्ड भी कर सकते हो। लेकिन इनको क्योंकि आपकी 2017 ही खरीदारी है, तो अभी कॉस्ट ऑलरेडी 3 टाइम्स हो चुकी होगी वहां से, क्योंकि ITC 200 रुपये का स्टॉक 500 रुपये में चल रहा है। इवन TCS भी जहाँ आपने खरीदारी की होगी 1100-1200 रुपया रहा होगा, और उसके बाद एक बोनस शायद आया भी होगा, नहीं भी आया तो पॉसिबिलिटी है। देखिए TCS में तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार को बोनस आ सकता है, लेकिन अभी या कभी भी। लेकिन ITC में पॉसिबिलिटीज कम है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी इक्विटी डाइल्यूट कर रखी होगी। प्लस ITC में एक डीमर्जर अनाउंस हुआ है, तो कुछ ही दिन में वो आपको होटल शेयर मिल ही जाने चाहिए, जैसे जैसे उनकी रिकॉर्ड डेट्स आएंगी। एक्साइड के केस में कारोबार बिका था, वो उन्होंने अपना चाय पत्ती वाला कारोबार, नहीं सॉरी, इंश्योरेंस कारोबार बेचा था HDFC लाइफ को, तो उनके केस में तो एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो वहां तो कोई लेना देना नहीं इस चीज का। सो तीनों की पेडिग्री अलग है, दो के डिविडेंड पे ऑफ्स अच्छे हैं, तो आप बने भी रह सकते हो, होल्ड करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रेशर है तो आप थोड़ा कैपिटल निकाल के हाफ दे भी दो, तो भी यू स्टिल हैव अ बिग क्वांटिटी लेफ्ट विद यू, तो आराम से उसे होल्ड कर सकते हो। ओके, फेसबुक 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 के सवाल का, ओके, फेसबुक पे जो सवाल आए हैं उसमें पहला सवाल, NHPC फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। त्यागी साहब, ये NHPC का IPO आया था शायद 2010 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और तभी आया था शायद 35-32 रुपए का IPO आया था, तब से लेके अब पहली बार तो उसने अपना दाम तोड़ा है कुछ सालों बाद, 13 साल बाद। तो सो मल्टी ईयर मूवमेंट तो आया ही है इसमें, डबल हो ही गया होगा अगर आपके पास सबका है तो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हो, तो किसी भी PSU में एक कीवेट हमेशा रहता है कि कोई भी PSU तेजी में OFS ला सकती है, जो आपने SJVN में देख भी लिया। आमतौर पे होता है कि NHPC में, SJVN में आ चुका, BHEL में आ चुका, कोल इंडिया में आ चुका, IRCTC में आ चुका, तो जो भी NHPC में भी आया मल्टीपल टाइम्स। सो हर तेजी में कुछ ना कुछ OFS या स्टेक सेल्स या इक्विटी डाइल्यूशन ऊपर के लेवल पे आते रहे, तो वो एक बार वो केविएट रहता है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, बढ़िया कैपेसिटी है, नई कैपेसिटी भी ऐड करने की सोच रहे हैं लोग। 54,000 मेगावाट के आसपास की तो ऑर्डर बुक SJVN की है, तो इसकी तो और बड़ी हो, नहीं इसी की है। SJVN की 7,000 करोड़ रुपए, 7,000 मेगावाट के आसपास की है। सो बड़ी कंपनी है, रिन्यूएबल में कंपनी अच्छी है, बट वो केविएट याद रखना कि कभी भी ऊपर OFS आएगा, और OFS डिस्काउंट पे आएगा, जैसे SJVN में आ गया 80 रुपए में चलता हुआ शेयर, OFS आ गया 69। तो ऐसे ही होता है इनके साथ, कभी भी इनमें OFS आएगा। स्टिल आप PSU की प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में और डिविडेंड पेइंग कंपनी, तो आराम से बने रहो, कोई दिक्कत। एंटरिंग इन डाबर एंड रिलैक्सो, यू कैन, अरुद सर, दोनों में एंटर किया जा सकता है, बट क्वांटिटी वुड बी वेरी लेस, स्पेशली डाबर। रिलैक्सो में तो फिर भी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा करेक्शन आ चुका है, लेकिन डाबर फिर भी अभी उतना ही टूटा है कंपेरेटिवली। डाबर के साथ टाटा कंज्यूमर भी एक अच्छा बेट हो सकता है अगर आप चाहो तो। फेस्टिव के लिए दोनों ही ट्रिगर अच्छे हैं, दोनों ही मतलब तेजी रहती है आमतौर पर, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल ले सकते हो, लेकिन दोनों में एंटर कर सकते हो थोड़ा थोड़ा। नहीं सर, मैं दिल्ली नहीं मूव किया था, मयूर जी इस वीक दिल्ली, नेक्स्ट वीक से मुंबई ऑफिस। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूँगा, 57 हो गया। बातचीत करेंगे आपसे अब कल शुक्रवार के दिन, हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में। आप
मेरे साथ जुड़ सकते हैं @स्मिथ रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। और आप CNBC आवाज के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर 3:30 के बाद सवाल पूछ सकते हैं।